नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 11 महीने की नरेंद्र मोदी सरकार में तेल की कीमतों में सबसे बड़ा इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमत कल देर रात से लागू कर दी गई। पेट्रोल 3 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम 2 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। अब वजह बताई जा रही है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसीलिए भारत में भी कीमतें बढ़ा दी गई। अब सवाल उठता है कि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितनी कम होती है, क्या उस हिसाब से जनता को फायदा भी मिलता है? अगर नहीं पहुंचता तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? तेल का खेल क्या है दरअसल? और आज बड़ी सादी, बड़ी सरल भाषा में इस तेल के खेल को भी समझाऊंगा और सवालों के जवाब में तलाशने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, 16 मई को बहुमत मिला नरेंद्र मोदी सरकार को। 26 मई को, पिछले साल की बात कर रहा हूं, सरकार कायम हो गई, ताजपोशी हो गई नरेंद्र मोदी की। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमत थी, कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के आसपास थी। और पेट्रोल के कितने दाम आपको देने पड़ रहे थे? अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करने वाला हूं। 25 जून 2014 को पेट्रोल की कीमत क्या थी? 71 रुपए 56 पैसे। ये मैं दिल्ली के दाम आपको बता रहा हूं। फिर ये जैसे जैसे तेल की कीमतें घटती गई, 1 अगस्त को 72 रुपए 51 पैसे, 31 अगस्त को 68 रुपए 51 पैसे, 1 अक्टूबर को 67 रुपए। ये आंकड़े लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। 25 जून से सिलसिलेवार तरीके से ये जो आंकड़े चल रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अक्टूबर में कीमत 67 रुपए 66 रुपए के करीब आ गई और फिर नवंबर में 64 रुपए। 1 नवंबर 2014 को 64 रुपए 24 पैसे, दिसंबर में 63 रुपए 33 पैसे, दिसंबर 16 को 61 रुपए 33 पैसे, 17 जनवरी को 58 रुपए, 4 फरवरी को 56 रुपए, फरवरी में 57 रुपए, 1 मार्च को 60 रुपए, 16 अप्रैल को 59 रुपए और 1 मई को यानी कि आज की तारीख में कीमत हो गई है 63 रुपए 16 पैसे। ये तो मैं पेट्रोल के दाम बता रहा हूं। अब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी दुहाई दी जा रही है, वो लगभग $100 प्रति बैरल था। वो जनवरी के महीने में $43 पर बैरल भी आ गया। इस वक्त कीमत लगभग $7, $59.64 प्रति बैरल है। तो ऐसे में और मेरे साथ 3 खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह हैं, मेरे साथ स्टूडियो में बिजॉन मिश्रा, जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट, साथ में कर्नल वीएन थापर, ये खुद एक पेट्रोल पंप भी चलाते हैं और इससे बड़ा परिचय इनका यह है कि ये शहीद विजयन थापर के पिता भी हैं। साथ ही साथ जीवीएल नरसिम्हा राव, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जीवीएल, मैं आंकड़े, बड़े सरल आंकड़े अभी पेश कर रहा हूं अपने दर्शकों के सामने। जब से आपकी सरकार बनी तब 71-72 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत थी। कच्चे तेल की कीमतें थी $100 प्रति बैरल। आज $60 प्रति बैरल कीमतें हैं कच्चे तेल की। पेट्रोल की कीमत 63 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर, लगभग 8 रुपए की कमी आई है, जबकि $40 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें घट गई हैं। फिर भी इतना बड़ा इजाफा क्यों करते हैं आप? सबसे पहली बात आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि मीडिया में बहुत एक तरफा प्रेजेंटेशन होता है, तो इसलिए जनता को जानकारी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले पिछले 11 महीनों में आपके आंकड़े आपने जो दिखाए, मेरे पास भी वही आंकड़े हैं। 8 रुपए से ज्यादा पेट्रोल प्राइसेस में कमी आई है और डीजल के प्राइसेस में 7 रुपए कमी आई है। तो पहले प्राइसेस घटे हैं। और दूसरी बात, जहां तक नहीं, आपने बड़ा आसानी से मीडिया पर, नहीं जीवीएल, क्यों आपने बड़ी आसानी से मीडिया पर लानत थोप दी। आपने कहा कि हम कहते हैं कि नहीं, दाम नहीं घटे हैं। मैं तो दिखा रहा हूं सामने, 8 रुपए आपने खुद माना। 71 से 63 रुपए, 8 रुपए का। 1 मिनट अब सुन लीजिए। $100 प्रति बैरल से $60 प्रति बैरल आता है, यानी कि 40% की कटौती हो गई कच्चे तेल की कीमतों में। सीधा सीधा गणित है, 72 का 40% कितना होता है? 28 रुपए।
तो आज की तारीख में आपके ही तर्क के हिसाब से पेट्रोल की कीमत अगर मैं 28 रुपए घटा दूं 43 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। क्यों नहीं हुए? आप इसका जवाब भी आप ही दे दीजिएगा, मैं उसका आंसर नहीं, आपको देना है। सरकार आपको सरकार चलाने का जिम्मा दिया है हमने। नहीं, क्योंकि केवल एक क्रूड प्राइसेस, एक तो डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट की आप बात नहीं कर रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है। हाँ। क्योंकि हम खरीदते हैं, हमको जनता को यहाँ हम डॉलर में नहीं बेचते हैं, हम तो पेट्रोल डीजल रुपीस में बेचते हैं। तो इसलिए जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होता है, जो रुपी यदि जब भी रुपी कमजोर पड़ती है डॉलर के प्रति, तब हमारे लिए उसी डॉलर प्राइस सेम रहने पर भी हमें ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है। चलिए, आपने रुपी डॉलर रेट की बात कर दी। अब एक और आंकड़ा जीवीएल आपके सामने। 3 सितंबर 2014 को 60 रुपए 74 पैसे $1 के लिए हमें देने पड़ रहे थे। गलत तो नहीं कह रहा, बता दीजिएगा अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं, बाद में कहेंगे मीडिया में भ्रामक खबरें चलती हैं। 3 सितंबर 2014 60 रुपए 74 पैसे का $1 आ रहा था। सुन लीजिए। और सितंबर में जो पेट्रोल के दाम थे, मैं अगस्त का 31 अगस्त और 1 अक्टूबर का आंकड़ा आपको दे देता हूं। $78 प्रति बैरल के करीब चल रहा था दाम। 67 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा था। आज की तारीख में 59 रुपए 64 पैसे, $59.64 प्रति बैरल पर कच्चा तेल मिल रहा है और डॉलर की कीमत है 63 रुपए 55 पैसे। लगभग 2 रुपए का, 2.5 रुपए का इजाफा हुआ है। उसके चलते इतना उतार चढ़ाव कैसे हो गया, यह भी समझा दीजिए मुझे। पिछले 11 महीनों में आप भी इतने ज्यादा आंकड़े देकर के मुझे लगता है आपके दर्शकों को कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, ये बताए नहीं जाते। पिछले 11 महीनों में नहीं, पिछले 11 महीनों में नहीं, सुन लीजिए। मेरा कहना यह है, हमने पिछले 11 महीनों में 10 बार पेट्रोल की प्राइसेस घटाए हैं। आपने कितने बार घटाए ना? आपने बताया, मोटी मोटी बात बताइए। 8 रुपए घटाए नहीं, 40% कच्चे तेल की कीमतें घट गई। आपने पेट्रोल की कीमतें 8 रुपए। मेरा कंप्लेंट जो है, तो इसलिए मेरा कंप्लेंट जो है जायज है। हमने 10 बार जब पेट्रोल की प्राइसेस घटाए, आप कभी इसको प्रोग्राम करके नहीं बताते हैं, तो इसलिए मेरा टिप्पणी मीडिया पर जो टिप्पणी है बिल्कुल जायज है। अच्छा, जहां तक सच्चाई की बात है, केवल पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस से ओवरऑल इन्फ्लेशन मैनेजमेंट नहीं होता है। अब आप भागने लगे, जब मैं आंकड़े देने लगता हूं तो आप भागने लगते हैं। कंट्रोल करने की नहीं, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। आपको भागना पड़ेगा। सच्चाई जीवीएल ये है कि 10 बार आपने तेल के दाम घटाए, मानता हूं, बता रहा हूं, पर आपने 8 रुपए की कटौती की, जो दरअसल 10% की कटौती पर आता है। 72 रुपए से 63 रुपए आ गया, 12% मान लीजिए। कच्चे तेल की कीमतें जीवीएल 40% टूटी है, तो 40% कटौती क्यों नहीं हुई पेट्रोल के दाम में? इसमें आप अपना खजाना भर रहे हैं, हमारी जेब काट रहे हैं। चलिए, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। क्या खजाना? अपना खजाना अभी बताऊंगा, रुके रहिए, बहुत आंकड़े हैं आप मेरे पास। आप अपना खजाना भर रहे हैं। किसकी खजाना? आप अपस्ट्रीम कंपनीज के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं इसकी जवाब देता हूं, आप सुन लीजिए। जो इकोनॉमी हमने विरासत में हमें जो मिला था, उसमें जो चिदम्बरम साहब ने जो इंटरिम बजट प्रेजेंट करके गए थे 2014-15 के लिए, उसमें जो फिस्कल डेफिसिट जो दिखाया गया वो 4.1% था, जो एक पूरी तरह एक फर्जी वाला नंबर था, एक फर्जी नंबर था। जब आप मेरे आंकड़े और आप जो आंकड़े बता रहे हैं उनका जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप गोल गोल घूमने लगते हैं। नहीं, जलेबी मत बनाइए, डायबिटीज होती है जलेबी खाने से। नहीं, जलेबी मत बनाइए, आपको समझ में नहीं आती है, आप जनता को नहीं समझाना चाहते, ये गलत बात है। आपके पैनल में अर्थशास्त्री है तो उनसे भी बात करिए। अभी जो ये समझाए वही सही है, वही जनता को समझने दीजिए।
आपको आर्थिक स्थिति को इनके अलावा सुधारना सर यही एक समाधान है। चलिए, बाकी हमारे सब साथ बेवकूफ हैं। जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट अर्थशास्त्री हैं बिजॉन मिश्रा हमारे साथ हैं। बिजॉन, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है, आम आदमी का सवाल है। संदीप जी 40% में आ रहा हूं अखिलेश बाबू, मुझे मालूम है आज तो आपका दिन है, आप थोड़ा सा तो इत्मीनान कीजिए, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र की बात कर दी। तो बिजॉन हमारे साथ हैं। बिजॉन, मुझे ये बताइए, आम आदमी का सवाल है। सर, आंकड़े में सारे जानता हूं, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, मैं सरल भाषा में नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। आम आदमी को यह समझाइए, उसी का सवाल है, मैं माध्यम हूं, कि 40% दाम घट जाते हैं कच्चे तेल के, क्रूड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत में तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें सिर्फ 11-12% कम क्यों होती है? नहीं, क्योंकि एक पारदर्शिता नहीं है। जो भी सरकार आ रहे हैं, ये सेम सरकार जब ऑपोजिशन में थे वो ये भाषा नहीं बोल रहे थे जो आज बोल रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि आप पारदर्शिता लाइए। ये बहस क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक प्रोसेस को ओपन ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे हैं। आप प्राइसिंग पॉलिसी जो है उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए। आप सबको बताइए सही ढंग से, खुलासा के साथ, कि कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं और क्यों कमा रहे हैं और किस ढंग से कमा रहे हैं। थ्रू टैक्सेशन, थ्रू द प्राइसिंग पॉलिसी आप कंज्यूमर को क्यों आप भ्रामक कर रहे हैं? आप कंज्यूमर को प्लीज खुलासा दीजिए कि आप क्या प्राइसिंग। और मैं कर देता हूं खुलासा। और जीवीएल, और अब ये मेरे शब्द नहीं है बिजॉन, ये बहस होने का मौका क्यों दे रहे हैं आप? बिजॉन, आप जब यहाँ आप जब जिम्मेदारी लिए हैं, आप जब से जिम्मेदारी लिए हैं, आप एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म में आइए, आप एक पारदर्शिता लाइए, आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, अकाउंटेबिलिटी लाइए ऑयल कंपनीज पे। ये पैसा कैसे कमा रही है और वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा कहां जा रहा है? जीवीएल, आप मेरी बात पर तो इत्तेफाक नहीं रखेंगे, नितिन गडकरी की बात मानेंगे ना? आपके बहुत जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री हैं। मेरे ही एक कार्यक्रम में उनसे ये सवाल पूछा गया था कि भाई ये तेल की कीमतें इतनी घट रही हैं, पेट्रोल के दाम इतने क्यों नहीं घटा रहे हैं भारत में भी? उनका जवाब सुनिएगा, सुनिएगा जेवीएल, सुनिए क्या कहा नितिन गडकरी ने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल के दाम कम होते हैं तो उसका फायदा सीधे हमारी जेब तक पहुंचे, ये हर आदमी चाहता, आप भी चाहते होंगे। लेकिन अभी पीछे एक्साइज ड्यूटी क्लैंप कर दी गई और कहा गया कि रोड बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। आप चाहेंगे कि सड़कें ऐसे बने? क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हो तो फायदा सीधे आपको और हमको हो? दूसरे सवाल का जवाब है कि उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो मैंने ही प्रधानमंत्री को कहा कि इतना कम करने के बजाय ये मुझे रोड के लिए दो, बहुत पैसा कम पड़ रहा है। तो अर्थ मंत्री और प्रधानमंत्री बड़ी उदारता के साथ वो टैक्स मुझे देने वाले हैं। तो हमें मालूम पड़ गया कौन है वो शख्स जो हमारे लिए तेल सस्ता नहीं होने दे रहे हैं। जीवीएल, बिल्कुल कुछ रह जाता है? आप जानबूझकर कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट हो रही है उसका जो फायदा हमें मिल सकता है नहीं दे रहे हैं। आपके केंद्रीय मंत्री हमारे कार्यक्रम में मान रहे हैं नहीं भाई, हमें सरकार को ना पैसा चाहिए विकास के लिए। आप विकास के लिए, आपका खजाना खाली है, आप हमारी जेब में उसे डालने के बजाय उस काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलिए ना, खुलकर बोलिए। उनको टोल भी चाहिए, उनको टोल भी चाहिए, बोलने टैक्स भी दीजिए चाहिए। अब जीवीएल को बोलने दीजिए। संदीप जी, ये आप कैसे बातें कह रहे हैं? तो विकास की पैसा कहाँ से आती है? जनता का पैसा नहीं है। तो बोलिए ना, जनता को बताइए कि हम तेल की कीमतें और कम कर सकते थे, सरकार में लेकिन हम नहीं कर सकते तो ये देश के विकास में लगाना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप बोलिए। उतनी दबंगई, उतनी दिलेरी दिखाइए नितिन गडकरी जैसी। है इसमें कहानियां मत बनाइए। जो फिस्कल डेफिसिट की मैंने बात कही वो एक मेजर वजह वही है। तो क्यों नहीं कटौती कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में खासकर आपके खर्चों में क्यों नहीं कटौती कर रहे हैं? तो जीवीएल बोलिए ना, एक मिनट जीवीएल बोलिए, देशवासियों को बताइए कि भैया हम पेट्रोल प्रति लीटर 63 रुपए के बजाय आपको 40 रुपए प्रति लीटर दे सकते हैं। नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा खजाना खाली है, हमें देश के विकास के लिए पैसा चाहिए। बोलिए ना ये बात, बोलिए ना ये बात, हमें समझाइए, देश को समझाइए। नहीं, शायद देश को बिल्कुल ये विषय पता है। क्या पता है? क्या नहीं है? तो इसलिए 5 स्टार होटल में सरकार ठहर पर सकते हैं। भरोसा है, नेता पर भरोसा है, सारे विषय जनता जानती है। क्या जानते आप हैं? कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए, जनता समझती है। जनता समझती है अखिलेश प्रताप सिंह, जनता समझती है। दरअसल पेट्रोल की कीमतें इसलिए बढ़ाई जा रही हैं, पूरा फायदा हमें अखिलेश प्रताप सिंह इसलिए नहीं दिया जा रहा है
क्योंकि देश के विकास के लिए पैसा चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है अखिलेश प्रताप सिंह? देश का भला हो रहा है, हमारा ना हो रहा हो, देश तो हमारा ही है। और क्या भला हो रहा है? थोड़ा सा संदीप भाई हमें समय दीजिएगा, क्योंकि जो गुमराह करने वाले भाजपा के लोग बहुत देर तक गुमराह किए हैं। थोड़ा सा जनता को सच्ची बात सामने आने दीजिए। जो लफ्ज ये बोल एक एक करके जवाब दूंगा। फिजिकल डेफिसिट का 2 बार जिक्र किया। सत्ता में आने के तुरंत पहली जनसभा में गोवा में माननीय मोदी जी ने भी यही लफ्ज बोले थे, और दूसरे दिन ही चिदम्बरम साहब ने एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिटर्न पूरा डिटेल एक एक पॉइंट पैसे का रखा था और कहा था यदि इसमें गलत हो तो आप जवाब दो। उसके बाद का आज का दिन है। माननीय मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि कह सकें कि जो आज ये जीवीएल जी बोल रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट का बहाना बता रहे हैं। दूसरी बात, तब से और अब से डॉलर का जो बहाना लिया, जब हालांकि तब बोलते थे कि प्रधानमंत्री की उम्र के अनुसार डॉलर बढ़ता जा रहा है, आज ये वो भाषा नहीं बोलेंगे। सिर्फ $4.5 पर रुपए का, $4.5 पर डॉलर का डिफरेंस है, मात्र $4.5, $4.5 का। अब देखिए इन्होंने किया क्या है। पहले तेल के दाम पे परसेंटेज वाइज टैक्स था। जब कम होने लगे इनके नसीब से, नसीब वाले के नसीब से, तो इन्होंने उस टैक्स को कमाना शुरू हुआ, परसेंटेज उन्होंने फिक्स कर दिया। जब मार पड़े तो जनता झेले। हाँ। आज जब प्रॉफिट आए तो ये लूटे, और जब ये विपक्ष में थे तो देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, यहाँ पर लेने वाला जब भी लेता छप्पर फाड़ के। खेल ये हो गया है, देने के बजाय लेने का खेल हो गया है। और इस खेल में अखिलेश बाबू मुझे थोड़ी और बातें समझानी है। अखिलेश बाबू आपकी इजाजत से मुझे इस खेल के खेल की कुछ और बातें समझानी है। और इसमें सबसे बड़ी बात, अखिलेश बाबू सुन लीजिए, ये दर्शकों को नहीं बताई जाती। एक इनका जुमला कह दूं मैं। अरे जुमलों की राजनीति हो गई है आजकल। ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है, थप्पड़ मार के ले रहे हैं पब्लिक से। चलिए ठीक है। अब इस खेल में एक और अहम बात, और कर्नल थापर हमारे साथ हैं, वो बेहतर समझा पाएंगे। मैं आपको दर्शकों को बताता हूं कि जो ₹63.16 प्रति लीटर आप पेट्रोल के दाम दे रहे हैं, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, अलग अलग इलाकों के आप दाम समझ जाएंगे। होता क्या है, ये दाम तय कैसे होते हैं, ये खेल भी मैं आपको समझा दूं। जब पेट्रोल, ये 4 चरण का एक प्रोसेस होता है कि भाई कच्चा तेल आया, हमारी रिफाइनरी में आया, उसकी रिफाइनिंग के कुछ उसमें पैसे लगेंगे, उसके बाद उस पर वैट, एक्साइज वगैरह वगैरह लगेगा। फिर वो आगे जाता है, जैसे थापर साहब का पेट्रोल पंप है, इनके पेट्रोल पंप में आया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और डीलर कमीशन, ये 4 चीजें हैं जो कीमतें तय करती हैं। उसमें ₹30.59 तो रिफाइनिंग और कच्चे तेल की लागत और रिफाइनिंग की कॉस्ट हो गई। फिर एक्साइज ड्यूटी और केंद्र सरकार का वैट वगैरह लगने का खेल हो जाता है, जो ₹2.54 है। उसके बाद स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये ₹17.46 है। और डीलर कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अगर मैं लगा लूं, ₹2.04। ये सब मिलकर हो जाता है ₹52.63। आप कहेंगे अरे कौन सा गणित बता रहे हैं आप, तो अभी ₹63.16 कह रहे थे। अभी रुकिए, केंद्र का तो अलग वैट लगता है, सरकारों का, राज्य सरकारों का अलग वैट। दिल्ली में 20% वैट है, तो वो ₹10.53, यानी कि लागत हो जाती है ₹63.16। अब कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, रिफाइनिंग चार्जेस हैं उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब पेट्रोल पंप चला रहे हैं थापर साहब, तो इनको कमीशन मिलनी चाहिए। ये क्यों इतना बड़ा तामझाम कर रहे हैं, इनके एम्प्लॉइज भी हैं, उनकी तनख्वाह वगैरह सब कुछ करना होता है। तो कहां कटेगा पैसा या कहां पैसा बनेगा, वो खेल है एक्साइज का, वो खेल है वैट का। थापर साहब, मैंने कोई गलत जानकारी दी अपने दर्शकों को? नहीं, ये जो आपने बोला है वो तो साफ है। आम आदमी नहीं समझ पाता है। वैट भी लगता है और एक्साइज भी लगती है, तो इसलिए एक्साइज पिछले दिनों में 3 दफा बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने कि कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं। अब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो एक्साइज क्यों नहीं घटाई जा रही? ये क्या एक आम सवाल, बिल्कुल जेन्युइन ऑब्वियस सवाल नहीं है क्या? हाँ जी, ये तो राजनेता जो सरकार में है वही जवाब दे सकते हैं। हमें तो जितने पे बेचना है उतने पे हमने बेचना है उसको।
तो मैं समझता हूं कि कुछ बफर पैसे के तौर पर और कुछ बफर स्टॉक के तौर पे रखना जरूरी हो जाता है, जिसके लिए लागत लगती है। वो लागत शायद इसमें इंक्लूड की जाती है। तो इसीलिए हर बार सरकार के लिए मुमकिन उतना आसान नहीं है लागत कम करना या बढ़ाना। अब मुझे बताइए, जीवीएल एक्साइज ड्यूटी 3 दफा आपने बढ़ाई, उसे घटा दीजिए। अभी मैं वैट पर तो आऊंगा, मैं गोवा का भी उदाहरण दूंगा, उसके लिए अपने जवाब बचा के रखना। अभी मुझे बताइए कि ये एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं घटती है, वहां पर हमें राहत क्यों नहीं दे सकते? जैसा मैंने पहले कहा, सारा घटा सकते हैं, लेकिन एक हाथ से घटाकर आपको दूसरे हाथ से देना होगा। अच्छा। ये देश की पैसा है, हाँ। देश के लिए खर्च करते हैं। हाँ। तो जब आपकी फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी तो कौन देगा? उसके लिए उसका असर किस पर होगा? हाँ। उस पर इन्फ्लेशन पर असर होगा। अब आप फिस्कल देखिए, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं आंकड़े बताने के लिए, आंकड़े बताने के लिए मजबूर कर रहे हैं सर। इंटरनेशनल स्टडीज हैं जीवीएल, और आप मुझसे बेहतर रिसर्चर हैं, आप मुझझसे बेहतर रिसर्चर हैं। हर $10 की कटौती पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर आपका फिस्कल डेफिसिट 0.1% घटता है। और $120 से अगर $7 पर आ गया है तो $7 का जो गिरावट हुई है, उसके चलते आपका फिस्कल डेफिसिट वैसे ही आधी फीसदी से ज्यादा कम हो चुका है। तो यह आंकड़ेबाजी मत कीजिए मेरे साथ। पर लेकिन जो एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट था उसमें घोटालेबाज हुआ है। उसमें जो एक्चुअल आंकड़े थे, सर सरकार आप ये भूल जाइए, आप पुराने रिकॉर्ड बजाने लगते हैं। वही 11 महीने हो गए आपको सरकार में आए, अब सत्ता पक्ष की तरह बोलिए, विपक्ष की तरह मत बोलिए। यहां पर मुझे लगता है आप ही बोल लीजिए, हम सुनेंगे। हाँ। मुझे लगता है आपको, यदि आपके पास सब कुछ जानकारी है संदीप, आई थिंक मुझे बेहतर होगा आप ही तय कर लीजिए। आपको कांग्रेस प्रवक्ता की तरह ही आप बोल रहे हैं। आप कांग्रेस आप फिर आरोप लगा रहे हैं कुछ बोलने जीवीएल, आप फिर आरोप लगा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। और आप मुझे ये आरोप मत लगाइए, सरकार आपकी बनवाई है, जनता जनार्दन ने आपको वोट दिया, ये आम जनता के सवाल है। मुझे मत बताइए कि मैं कांग्रेस की तरह बोल रहा हूं। आप कांग्रेस चैनल है। किसने कहा? जीवीएल एक मिनट रुकिए, जीवीएल आप इस बात पर अपोलोजाइज कीजिए अभी। जीवीएल आप प्रूव करके दिखाइए आपने किस बात पर ये आरोप लगाया। चैनल है ये कैसे 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 आपको वो चैनल अच्छे लगते हैं जो आपकी पूरी पूरी प्रशंसा करे? आपको वो चैनल अच्छे लगने लग गए क्या जो आपके आगे साष्टांग होते हैं? आप सवालों के जवाब ना दे पाए तो आप अपोलोजाइज कीजिए। जीवीएल अपोलोजाइज कीजिए, जीवीएल अपोलोजाइज कीजिए, वरना एक मिनट, वरना मुझे आप कांग्रेस चैनल है, मैं आप आरोप सिद्ध करके दिखाइए, आरोप सिद्ध कीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक नहीं लेता। सच्चाई है, सिद्ध कीजिए आरोप। आप बात करना है तो कर लीजिए, आप सिद्ध कीजिए आरोप, करते रहिए। आप आरोप सिद्ध कीजिए, आपको तथ्यों से मतलब आप आरोप सिद्ध कीजिए, आप आरोप सिद्ध कीजिए। आरोप नहीं है, सच्चाई है। आप सिद्ध कीजिए, आप चलिए अपना बात करिए। एक मिनट अखिलेश बाबू, एक मिनट आप सिद्ध कीजिए। मुझे कुछ कहना है संदीप जी, एक मिनट नहीं, अखिलेश रुकिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। नहीं, एक मिनट रुकिए, नहीं मुझे आने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर जवाब आ जाएगा। पूरे देश जानता है, मुझे कैसे जानता है? आप सिद्ध करके दिखाइए जीवीएल, वरना आप अपोलोजाइज कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप सिद्ध कीजिए, मैं 20 मिनट देता हूँ, आप सिद्ध करके दिखाइए, आप सिद्ध करके दिखाइए। आप मेरे से ये कोशिश मत आप करो, सिद्ध करके दिखाइए। मैं जो कहा हूँ वो एक्चुअली सच्चाई है। आप इसलिए आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दिखाने की कोशिश तो करिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं यानी कि सत्ताधारी बीजेपी कह रही है, सत्ताधारी बीजेपी कह रही है, ये बीजेपी का रुख है। न्यूज 24 एक कांग्रेस चैनल है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल बात करिए, बीजेपी की ये ऑफिशियल पोजीशन है, आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।
नहीं, लेकिन आप एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आप हमारी राय को सुनना नहीं चाहते हैं। न्यूज 24 आप अखिलेश से ज्यादा आप ही प्रवक्ता बनकर बात कर रहे हैं। शब्द वापस लीजिए और माफी मांगिए। मैं नहीं लूंगा। आप माफी मांगिए वरना सिद्ध कीजिए आरोप। किस बिना पर आपने ये आरोप लगाया? समय बर्बाद मत करिए। नहीं, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। बर्बाद मत करिए। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं जीवीएल नरसिम्हा राव। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप या तो आरोप सिद्ध कीजिए। हमारे अंदर इतना दम है, इतना मादा है, इतनी दिलेरी है, हम हकीकत का सामना करते हैं। आप बताइए, आरोप सिद्ध कीजिए, आरोप सिद्ध कीजिए। मैं तो कह दूं, मैं और कुछ नहीं कहने वाला हूं, और कुछ नहीं कहने वाला हूं। आप आरोप सिद्ध कीजिए। मैंने जो आरोप कहा जनता पूरी सच्चाई है, सब जानते हैं इसके विषय के बारे में। मुझे कोई इसके लिए कोई आपके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है। आपकी पोल खुली है आज जीवीएल, आप एक भी आंकड़े का जवाब नहीं दे पाए हैं। ऐसे हंसने से ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हंसी मैंने सब कुछ आप खिसिया रहे हैं, आप फंस गए हैं। और आपके अंदर इतनी दरियादिली भी नहीं है, आपके अंदर इतनी परिपक्वता नहीं है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आपने बर्दाश्त किया? क्या बर्दाश्त किया? क्या बर्दाश्त किया आपने? हमने बहुत बर्दाश्त किया है। हमने किया? आपने? हमने किया? आपने? और इससे ज्यादा बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं ना, मुझसे कहने की मुझसे मत बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, आप पता कर लीजिए। नहीं, आपने आज जैसा बात किए हैं, एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, और जनता जानती है, सच्चाई है। आपसे अच्छा, आपने पहली बात आपने खामखा का आरोप लगाया, अब आप फंसते फिर रहे हैं, अब आप बचते फिर रहे हैं। जीवीएल सारी दुनिया देख रही है, मैं लगा रहूंगा आपके साथ। अभी ऐसे हंसने से कुछ नहीं होता। ये बहुत ही नकली हंसी है। चलिए नकली हंसी है, ये नकली हंसी है। चलिए, ये नकली हंसी है। अच्छा, अब बताइए, मैंने प्रवक्ता की तरह क्या बोला? चलिए अब मैं अपने ऊपर आता हूं। बताइए तो जीवीएल, क्या ये गलत है कि आपने सिर्फ 8 रुपए की कटौती की है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको जो कहना है कह लीजिए। आप 8 रुपए की कटौती की, क्या ये गलत है? क्या ये गलत है कि $100, अब मैं एग्जैक्ट फिगर भी दे देता हूं आपको, $98.7 पर बैरल 25 जून 2015, और $60 पर आ गया कच्चे तेल की कीमत, यानी कि 40% की कटौती, और आप करते हैं 11 से 12% की कटौती। ये मैं क्या कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह पूछ रहा हूं? आप मेरे धर्म पर, आप मेरी आस्था पर, आप मेरी रोजी रोटी पर सवाल उठा रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव। मुझे कुछ नहीं कहना है संदीप, मैंने कह दिया। बस आपको जो बहस करना है कर लीजिए। क्या मैंने ये गलत कहा कि एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई? आप वैट घटाने को तैयार नहीं? अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तो आप एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं घटाते हैं? यह कांग्रेस के प्रवक्ता का सवाल है, यह एक निष्पक्ष पत्रकार का सवाल है। आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, ना ही होगा, लेकिन सवालों का यह सिलसिला मैं रोकूंगा नहीं। जीवीएल नरसिम्हा राव, जितना हंस सकते हैं हंस लीजिए, पलटकर मैं भी हंस सकता हूं, मैं हंसूंगा नहीं, क्योंकि यह हंसी की बात नहीं है। आप पेड मीडिया, बाजारू मीडिया, यह आदत हो गई है आपकी। आरोप होते नहीं है आपके पास सिद्ध करने के लिए। लाइए आरोप, एक ब्रेक लेता हूं, आरोप सिद्ध करके दिखाइए। आज का सबसे बड़ा सवाल, ये तेल का खेल क्यों करती है सरकार? सवाल जब पूछे जाते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता आरोप लगाते हैं, गंभीर आरोप, में उन्हें दोहराने की जहमत भी नहीं उठाऊंगा। ऐसे ओछे, ऐसे हल्के आरोप लगाए जाते हैं, और अब जीवीएल नरसिम्हा राव, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, ना अपने शब्द वापस लेने की उन्होंने दरियादिली दिखाई, वो परिपक्वता दिखाई। प्रवक्ता कैसे बना दिए गए, इस पर भी अपने आपके जहन में यह सवाल उठा होगा। ऐसे व्यक्ति प्रवक्ता कैसे हो सकते हैं सत्ताधारी पार्टी के? कोई सवाल का जवाब नहीं मिला, वो चलते बने हैं।
लेकिन जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को लेकर उनका पीछा हम नहीं छोड़ेंगे। मैं ये बात भी आपको बता दूं। हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, बिजॉन मिश्रा और कर्नल वीएन थापर बने हुए हैं। अब थापर साहब, जो ये तेल का खेल, मैं अभी उसी बात पर आ रहा हूं। दिक्कत क्या आती है? यहां पर वैट की बात करिए, यहां पर वैट की बात करिए। दिल्ली सरकार 20% लगाती है, महाराष्ट्र में 26% है, गुजरात में 25%, मध्य प्रदेश में 31%, हरियाणा में 25%, चंडीगढ़ में 22%। इसलिए जो पंचकुला में भी रहेगा या मोहाली में है, वो चंडीगढ़ में आकर अपना पेट्रोल भरवाता है, क्योंकि वहां पर पेट्रोल सस्ता हो जाता है। गोवा में 15%, एक दफा तो ये बिल्कुल 10 से भी नीचे ला दिया था। तो ये सरकार पैसा कमाने की ही फिराक में है और हमें कुछ और बताती है क्या कि देखिए मजबूरी समझिए। दरअसल खजाने में पैसा तो जा रहा है ना, और हमारी जेब से जा रहा है। जो सरकार हमें वो दे सकती थी फायदा, वो फायदा शायद सरकार आपको किसी और रूप में दे, ये हमें पता नहीं है। तो जब पूरा फिजिकल स्टेटमेंट देखी जाएंगी तब पता लगेगा ये पैसा का फायदा सिर्फ आपको पेट्रोल और डीजल के दामों के जरिए दिया जा रहा है कि किसी और तरीके से दिया जा रहा है। अभी जो मोटा आपका सवाल है, इसका एक बिल्कुल सिंपल हल है, जीएसटी। अब जीएसटी को लागू क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ी प्रायोरिटी, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो रूलिंग पार्टी है, उनको देखना है कि ये जीएसटी जल्दी से जल्दी लागू हो। जीएसटी रोल आउट की भी बात हो रही है। मैं सर बड़ी बेसिक सी बात कर रहा हूं, मुझे एक चीज और समझाइए। एक और वो कहा नहीं जीवीएल नरसिम्हा राव ने, मुझे लग रहा था कि अगर वो थोड़ा बचना चाहेंगे तो कहेंगे कि हमने तो डीरेगुलेट कर दिया है, 5 साल से डीरेगुलेशन हो चुकी है पेट्रोल की, और 19 अक्टूबर 2014 से डीजल भी तथाकथित रूप से, और मैं ये जानबूझकर कह रहा हूं, डीरेगुलेट, एक मिनट सुनिए, डीरेगुलेट कर दिया गया है। यानी कि बाजार तय करता है कीमतों को। बाजार अगर तय करता है कीमतों को थापर साहब, तो मुझे ये बताइए कि चाहे बीपीसीएल हो, चाहे एचपीसीएल हो या ऑयल इंडिया लिमिटेड हो, 3 बड़ी ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो सारे तमाम पेट्रोल पंप चलाती हैं, सबके दाम एक क्यों? नहीं, उनका स्केल अलग है, उनकी कैपेसिटी अलग है, तो दाम भी अलग होने चाहिए। सिंपल लॉजिक है। संदीप जी, आपको समझना होगा, आप जब मार्केट फोर्सेस पे जाते हो, डीरेगुलेट करते हो, देयर हैज टू बी रेगुलेटर। वेयर इज दैट रेगुलेटर? सरकार के इशारे के बिना तेल के दाम घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं क्या? एग्जैक्ट, ये हमें झुंझुना हमारे सामने बता देते हैं। ये सरकार का काम है नहीं। यूसी हम ये कहना चाहेंगे कि कंपटीशन कमीशन क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा है इसको? कंपटीशन कमीशन बनाया गया है इस ढंग की चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कार्टेलाइजेशन को स्टॉप डिसमेंटल करने के लिए। तो क्यों नहीं कंपटीशन कमीशन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ऑयल कंपनीज के खातों को? उनको ऑडिट करनी चाहिए कि वो किस पे खर्चा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये डीरेगुलेशन एक तमाशा है क्या? दरअसल तेल की कीमतें जो सरकार होती है सत्ता में, जो भी पार्टी होती है सत्ता में, अखिलेश बाबू वही तय करती है। बीजेपी भी वही खेल कर रही है। आपने तो लगातार किया, डीरेगुलेशन का झुंझुना तो थमा दिया देश को 2010 में, लेकिन तेल की कीमतें दरअसल सर 2011, 2012, 2013, 2014 में मई तक आप तय करते रहे, अभी बाजार नहीं। अखिलेश जी देखिए, जिसका मुझे पूरा शंका था कि बीजेपी के प्रवक्ता कोई न बहाना लेके भाग जाएंगे, वही हुआ। आप नाहक उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। जिस पार्टी के मंत्री, कैबिनेट मंत्री मीडिया के लिए अभी कौन सा शब्द यूज किए थे, उनसे आप ये अपेक्षा करते हैं कि अगर कुछ निष्पक्ष उनके मन माफिक ना हो तो वो क्या भाषा का प्रयोग करेंगे? वो रहते तो मैं और कुछ सुनाता। अखिलेश बाबू, ना तो से दोस्ती ना तो से बैर, हम डरने वाले नहीं हैं। ये डराने की भाषा, मैं वही कह रहा हूं, कोई दबाने की कोशिश करेगा, हम दबते नहीं है किसी से, हम डरते नहीं है किसी के, हम किसी नहीं, लेकिन बात अंडर द बेल्ट भी हिट नहीं करते, सबका आदर करते हैं। अपेक्षा मत करिए, आदर की अपेक्षा भी करते हैं। कहते हैं कि मीडिया प्रेस्टिट्यूट है। नहीं, जिनकी पॉलिसी है, जिनकी सोच है कि जब तक मीडिया हमारी हाँ में हाँ मिलाए तब तक सही है। जिस दिन प्रहरी बन गई उस दिन उस पर प्रहार शुरू करते हैं। पर आप मेरी हाँ में हाँ मिलाइए। अखिलेश बाबू, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आपका बात का जवाब, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। डीरेगुलेशन एक झुंझुना है। डीरेगुलेट तो ठीक है, पॉलिसी के तहत हुआ है, लेकिन टैक्सेज डीरेगुलेट नहीं हुए हैं।
जो कुछ भी आज दाम नहीं मिल रहा है जनता को, वो ड्यू टू डीरेगुलेट नहीं, ड्यू टू टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने, जो इस सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने जब देखा कि इतने दाम घट रहे हैं तो पैसे और कमा लो। अखिलेश बाबू, सवाल मेरा सीधा है, हिमाचल में सवाल मेरा बिल्कुल सीधा पूछ रहा हूं मैं आपसे। हिमाचल में हो, गुजरात में हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, चाहे तेल के, कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम घट रहे थे या बढ़ रहे थे, और इन 3-4 जो मैंने मिसाल दी हर जगह बढ़ रहे थे, लेकिन आपने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई और उससे सरकारी खजाने को जबरदस्त नुकसान हुआ। आपने देश का भट्टा बिठाया राजनीतिक फायदे के लिए, डीरेगुलेशन के नाम पर, उसकी आड़ लेकर। नहीं, मैं उसका कारण बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है, इसके एक्सपर्ट देखते हैं कि अभी कुछ दाम बढ़ रहा है तो 1-2 महीने बाद काफी घटेगा। अच्छा, तो जब बढ़ता है तो इस प्रत्याशा में नहीं बढ़ाते हैं कि जब घटेगा तो हम घटाएंगे नहीं, के वक्त ये सारे एक्सपर्ट बैठ जाते होंगे, मीट आउट कर लेते हैं। चुनाव के वक्त तो पक्का बैठ जाते होंगे। ये तो व्याख्या चुनाव से पहले ही झुंझुना देना होता है। देखिए, ये कमेंट तो कभी भी कोई कर सकता है। हाँ। देखिए, ये कमेंट तो कभी कोई भी कर सकता है, लेकिन सरकारों को, इस सरकार को खास तौर से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होने लगा टैक्स से, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम होने से, उसकी ईमानदारी तो तभी कही जाएगी जब उसको लगा कि आपने खजाने में कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने खजाने में कुछ छोड़ा ही नहीं, जनता पे बोझ न पड़े, घटा हमारे आपने खजाने में कुछ छोड़ा नहीं, हो क्या रहा है, इसलिए वो हमें फायदा दे नहीं पा रहे। सीधी सी बात है। व्याख्यात करने दें, थोड़ा सा व्याख्यात कर लेने दें। हाँ। थोड़ा सा। हाँ। देखिए, आज है क्या, और रिसोर्सेज से टैक्स कम आ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि न कारोबार हो रहा है, न व्यापार हो रहा है, न जो कारपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और तमाम टैक्सेज और हैं, कंपनी टैक्सेज, वो घटते जा रहे हैं। क्योंकि वो जो बिजनेस होता है, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही थी, उसमें कमी आई है। तो जब जितना ज्यादा व्यापार होगा, जितना ज्यादा लोग कमाएंगे, टैक्स उतना ही ज्यादा सरकार के पास आएगा। सरकार में आते ही डीएनए में कुछ बदलाव भी हो जाता है। अखिलेश बाबू, ये मानिए, विपक्ष में रहते हुए भाषा कुछ और हो जाती है। एक साल पहले तक आपकी भाषा कुछ और थी, आज विपक्ष में वो भाषा कुछ और है। बीजेपी कुछ और बोलती थी पिछले साल तक, अब वो कुछ और बताने लगे, आपकी बोली बोलने लगे जब आप सत्ता में थे। मुझे एक चीज बताइए कर्नल थापर, एक चीज बताइए, ये देखिए, पैसा, सरकार भी पैसा कमा रही है। अगर मैं कहूं, मैं केरोसिन की बात नहीं कर रहा हूं, मिट्टी के तेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एलपीजी की अभी बात नहीं कर रहा हूं, खास पेट्रोल में और अब डीजल में भी सरकार भी क्या पैसा कमा रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी पैसा कमा रही हैं। वो अपना प्रॉफिट कम करने को तैयार नहीं है। हमारी जेब में जितना आए या ना आए उन्हें नहीं फर्क पड़ता है। क्या ये कड़वी हकीकत है? मैं समझता हूं कि जैसे आपने पहले बताया कि कांग्रेस के टाइम पर बहुत प्रोविजंस लो हो गए थे, बहुत कम हो गए थे, उसको भी पूरा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, ग्रोथ भी है, जो ऑयल कंपनीज ने नए नए इंस्टॉलेशंस लगाने हैं और कई चीजें आगे जिनका मैं जिक्र करूंगा। इसकी वजह से वो प्राइसेस नहीं, ये जो पैसे का खेल है ना, मुझे एक चीज बताइए, आज से 10 साल पहले तक सर, और 20-30 साल पहले तो बिल्कुल ही अलग एक नजारा होता था। पेट्रोल पंप के मालिक हैं तो एक स्टेटस सिंबल था, हर कोई एक पेट्रोल पंप चाहता था, बड़े नेताओं के भी पेट्रोल पंप थे। आज की तारीख में मेरी जानकारी है, मैं गलत हो सकता हूं, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि पेट्रोल पंप के मालिक या पेट्रोल पंप होना मानो घर में एक सफेद हाथी पाल लिया हो। हाँ, खर्चे काफी बढ़ गए हैं। अब आपकी कमीशन कितनी रह गई है? अब एग्जैक्ट फिगर तो छोड़ दीजिए, लेकिन पर अंदाजा मैं 2 रुपए पेट्रोल पे और डीजल पे उससे कम, इसमें पूरा नहीं। वही मैंने आंकड़ा दिया, 2 रुपए 4 पैसे का मैंने आंकड़ा दिया, अपनी 2 रुपए 2 पैसे और उसका, उसमें ये खर्चे आजकल जो जनता है उसकी एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस और कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ती जा रही है। 30 रुपए 59 पैसे रिफाइनिंग और कच्चे तेल की कीमत है। 2 रुपए आपके अगर मैं जोड़ दूं तो ये 32.5 रुपए होता है, और 63 रुपए 16 पैसे में दे रहा हूं, तो ये 30 रुपए
ये तो शुद्ध मुनाफा जा रहा है ना ओएमसीज और सरकार के पास। इन 30 रुपए में से कुछ दे दो भैया, सीधा गणित है मेरा। कर्नल थापर, हाँ, गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, अब उसमें किस तरह से वो 30 रुपए का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 20 रुपए रख लीजिए, इसमें कारण और है। 20 रुपए रख लीजिए। अरे 10 रुपए तो दीजिए। अरे कुछ तो दीजिए आप। कभी तो ये भी बताइए कि खुलासा करके कि हम इतने दे रहे हैं, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन था उससे हम कटौती करके दे रहे हैं। हाँ। वही तो खुलासा चाहते हैं हम लोग। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट मत कमाइए। हर व्यापार में प्रॉफिट होनी चाहिए। सरकार को भी टैक्सेशन लेना अनिवार्य है, क्योंकि टैक्सेशन से ही सरकार चलते हैं। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा है कि आप अपने ऊपर कुछ कटौती करके आप अपने गवर्नेंस को कम से कम पैसे में चलाना चाह रहे हो। ये कहीं नहीं दिख रहा है। आप कहीं पर वो कटौती नहीं ला रहे हो। अखिलेश बाबू अब छोड़िए, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं है, वो भाग गए हैं ऊल जलूर आरोप लगाने के बाद। आप मुझे ये बताइए, एक राजनेता के तौर पर, अब ये कांग्रेस बीजेपी की बात छोड़िए, राजनेता जो भी सत्ता में आते ही सारा गणित समझ में आने लगता है, खजांची हो जाते हैं क्या आप लोग? फिर आम आदमी की बात भूल जाते हैं। करेक्ट। नहीं, मैंने बार बार कहा संदीप जी, ना खाता ना वही आपके नेता के बारे में कहा जाता था, पर मैं दूसरे उसका थोड़ा तर्जुमा कर रहा हूं अखिलेश बाबू। ना खाता ना वही, जो हमारे नेता कहें, जो हमारे कर्ता कहें वही सही, वही मान ले आम आदमी बस, और देता रहे। थोड़ा सा हमें बोलने का अवसर दे दें। हाँ, थोड़ा सा हमें बोलने का अवसर दे दें। देखिए, पब्लिक को मूड मत समझें। हाँ। वो सब जानती है। हाँ। हम आप कुछ भी बोलें, अपने आप को मुगालते में रहें कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, वही पब्लिक यकीन कर लेगी। पब्लिक को सब पता है, इसलिए इस मुगालते में हम लोग नहीं हैं। एक प्लेयर आप भूल गए, दामों की घटोतरी न करने का, वो है प्राइवेट प्लेयर हिंदुस्तान में आ गए हैं। बिल्कुल। आप दाम घटाएंगे तो उनका भी तो प्रॉफिट कम होगा। तो टैक्स, जैसे एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं आपको, इसलिए तो रिलायंस खोलने लग गया। दुनिया में एडिबल ऑयल की प्राइस कम हुई अभी 6 महीना पहले, बहुत जबरदस्त कम हुई। हिंदुस्तान में एक बड़े आदमी हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े करीबी हैं, वो एडिबल ऑयल के बहुत बड़े कार हाउस हैं वो, उनके पास बहुत बड़ा स्टॉक था, बहुत बड़ा लाते थे, एग्रीमेंट कर रखे थे। अब उनको प्रॉफिट में कमी आ रही थी, भारत सरकार ने उस इंपोर्ट एडिबल ऑयल पे टैक्स बढ़ा दिया। हाँ। हमारे बिजनेस एक्सपर्ट मिश्रा जो बैठे हैं बताएंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? गरीबों के लिए नहीं हो रहा है, कुछ चंद लोगों के लिए हो रहा है। और दूसरी बात, जो और माध्यमों से जो टैक्स आते हैं, वो जब हर आदमी के जेब में 2 पैसे कमाएगा तभी तो उसमें से ढेला भर सरकार को देगा। वो कमाई जब घट गई है और माध्यमों की, सरकार के तमाम, आज ही अखबार रिपोर्ट आई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो 8 कोर सेक्टर है उसमें 0.16% डाउन हो गया 6.6 से। हाँ। इन मोदी जी की हुकूमत में तो उधर का दबाव, फिर आप टैक्स आ नहीं रहा है। मेरा सवाल बड़ा सीधा था, इधर लगाओ, और ये बात उधर आपने मानी कारपोरेट है घरानों को भी कि नुकसान सत्ता नहीं में होने आते देना ही, है। किसी भी दल का राजनेता क्यों ना हो, सत्ता में आते ही, मंत्री बनते ही सब खजांची हो जाते हैं। आम आदमी से सरोकार कहीं ना कहीं टूट जाता है, और सरकार में पैसा कितना है, आंकड़ेबाजी फिर हमें बताई जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। मानो हम तो सब अज्ञानी हैं, हम आंकड़े जानते ही नहीं हैं, ना समझते हैं। और यही हमारी आज की कोशिश भी थी। और इसी कोशिश में बीजेपी के पास जब कोई जवाब नहीं बना, तो उनके अभी मौजूदा प्रवक्ता, मुझे मालूम नहीं कल तक वो प्रवक्ता रहेंगे नहीं रहेंगे, जीवीएल नरसिम्हा राव अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बेतुके आरोप लगाते हैं। अभी भी उनकी माफी का हमें इंतजार है, अभी भी माफी का इंतजार है। सवालों के जवाब तो उन्होंने नहीं दिए, भाग गए, भाग निकले, लेकिन माफी का अभी भी इंतजार है। अखिलेश प्रताप सिंह, बिजॉन मिश्रा, कर्नल वीएन थापर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।